KP1 क्या लिखेंगे? सपोज पार्शियल प्रेशर ओवर सॉलिड ए इज P1, तो ये डिसोसिएट होगा, तो ये बी के गैसेस मोल्स बनाएगा, डी के गैसेस मोल्स बनाएगा, तो इसका क्या बनेगा? प्रेशर P1, KP1 से इसको क्या मान लेते हैं? P1 प्लस। एक सेकेंड, जब ये डिसोसिएट करेगा, ऐसा नहीं कि मैं P1 मान रहा हूँ, आप x मान सकते हो, यहाँ पे y और y मान सकते हो। तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो इसकी वजह से मोल्स जो आएंगे, मान लो ये y मोल्स है, ये भी y मोल्स है, या KP2 दे रखा है तो मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आप यहाँ पे P2 और P2 मान सकते हो। बट एक ही साथ दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, और यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P2 प्लस P1। P2। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ। यस नाउ सर। KP1 क्या लिखेंगे बच्चों? KP1 क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D, यस, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D Yes. इक्वल टू P1 P into P1 plus P2। P1 प्लस P2, इक्वेशन नंबर 1। और KP2 क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ E इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D इक्वल टू P2 इंटू P1 प्लस P2, इक्वेशन नंबर 2। KP1 की वैल्यू है 400, KP2 की वैल्यू 900। आई थिंक इतना तो सभी ने कर लिया होगा, और फिर इसके बाद तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना था। क्या दिक्कत आई फिर आप लोगों को? P1 P2 की क्या वैल्यू आई है? अमन, आपने सॉल्व किया क्या? दो इक्वेशन बन गई, इससे P1 P2 निकालना है। अंडर रूट 1300। आई थिंक, अच्छा एक चीज बताओ बच्चों मुझे, एक मिनट, और कोई जवाब? P1 प्लस P2 की वैल्यू तो 10√13 है। 10√13 है बेटा? अच्छा, 1300 प्लस P2 की वैल्यू सर। P1 प्लस P2 की वैल्यू, राइट? यस सर। तो बेटा P1 प्लस P2 ही तो पूछा गया था, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, तो अच्छा टोटल प्रेशर क्या होगा? एक सेकेंड, टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ B गैस प्लस प्रेशर ऑफ E गैस एंड प्लस प्रेशर ऑफ D गैस। क्यों इसी था बेटा? यही तो होगा ना टोटल प्रेशर। तीन गैसेज है ना, 1 यस 2 और 3, तो प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ E एंड प्रेशर ऑफ D। सो टोटल प्रेशर क्या हुआ इक्विलिब्रियम पे? फिर प्रेशर ऑफ B कितना है हमारा? P1 है, प्रेशर ऑफ E कितना है? P2 है, और प्रेशर ऑफ D कितना है? P1 प्लस P2 है, राइट? तो टोटल प्रेशर क्या हो गया? 2 इंटू P1 प्लस P2। क्यों बच्चों, ये तो होगा। यस सर। और बेटा आपने क्या बताया इसका भी, इसका वैल्यू क्या बताई आपने? 10√13। 10√13। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 10√13 यानी कि 20√13। अब मुझे जल्दी से कोई देखो कैलकुलेटर में √13 की वैल्यू क्या है, क्योंकि आंसर ये आ रहा है इसका 72.11, ये आंसर आ रहा है। √13 की वैल्यू देख के बताओ कि ये करेक्ट है क्या? नहीं तो सर फिर यही आएगा। ये आएगा ना? 72 सही आ रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यही आएगा। हाँ, अच्छा बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, आप क्या आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते थे ना? डिवाइड करने के बाद P1 बाई P2 की वैल्यू आ जाती। ये क्या था? P1 plus P2 का होल ठीक है, स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट जो था वो ये हो गया है। ये शायद पहले मैंने बताया था ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। सर कराया था यस ये। सर। ओके ठीक है, चलो ओके फाइन। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो एक छोटा सा बस जल्दी से पूछ के फिर स्टार्ट करता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है कि Br2 गैस से 2Br माइनस गैस। ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। 327 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है 6.0 10 की पावर -12 है।
इसको T1 टेम्परेचर मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं बच्चों, सॉरी K1 मान लेते हैं, इक्वल कांस्टेंट। और 527 डिग्री सेल्सियस पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको T2 मान लिया, वो है 1.0 इंटू 10⁻⁷ दैट इज इक्वल टू K2। पूछा है व्हाट इज नेचर ऑफ द रिएक्शन। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें नेचर ऑफ द रिएक्शन का मतलब पूछा क्या है। एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, हाँ वेरी गुड। बताओ चलो, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कैसे ट्राई करना चाहिए। वेंट ऑफ एंडोथर्मिक, निकालें। वेंट ऑफ से निकाल लें। डेल्टा एच निकाल लें। एंडोथर्मिक। ये आंसर किसने बता दिया एंडोथर्मिक अभी इतनी जल्दी। किसने बताया आंसर एंडोथर्मिक। खुशी। आपने सॉल्व कर लिया क्या डेल्टा एच। नहीं सर, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो के की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, यानी प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया तो एंडोथर्मिक। बिल्कुल, मुझे यही आंसर चाहिए था। इसमें कभी कभी क्या होता है कि एकदम से माइंड काम नहीं करता है, तो हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर इक्वेशन याद करने लग जाते हैं कि इक्वेशन हमारी क्या थी। सही बच्चों को पता है कि इसकी इक्वेशन क्या थी, लॉग। चलो ये इक्वेशन मैं जिससे बोलूँगा वही बोलेगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत बार लिख चुका हूँ। लक्षिता मुझे इसकी इक्वेशन बताओ फास्ट। लक्षिता क्या होती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की इक्वेशन। log K1/K2 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्यों बच्चों यही होती है ना, यस या नो। यस। अब देखो, अगर बच्चों को उस टाइम पे माइंड काम ना करे सही से, तो लोग K1 की वैल्यू पुट करेंगे, K2 की वैल्यू पुट करेंगे, T1 पुट करेंगे, T2 पुट करेंगे और डेल्टा एच निकालेंगे। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक और निगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक। क्यों बच्चों, कुछ लोग ऐसे ही ट्राई करोगे ना, यस या नो। अरे रिस्पॉन्स तो करो बच्चों, यस या नो। हाँ, अब आप मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर 1/327 होगा, ये 1/527 पुट करोगे, यहाँ पे K1 K2 क्या कैलकुलेशन में आपको 2 मिनट तक लग सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से करोगे तो 2 मिनट तक लग सकते हैं। यस सर। हाँ यस। लेकिन अगर वो बात आपको याद आ जाए, चलो ये कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड जाती है रिएक्शन, बैकवर्ड जाती है। फॉरवर्ड। हाँ, ये एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है कि पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले से ज़्यादा हो जाएगा, यही तो मतलब होता है। यस। बोलो ना, इसमें इसमें इसी को तुमने इतना टाइम लगा के समझाया था मैंने आपको। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1। K2 में K2 कब है, T2 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा होगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक्सोथर्मिक में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही थी, बैकवर्ड जा रही थी। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से K2 की वैल्यू K1 से कम हो गई, यही तो था बच्चों। यस। अब मुझे बताना है इसी इसमें टेम्परेचर में T1 से T2 किया, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीज। तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए फिर, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक। आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, क्यों अमन। यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन का एम यही था कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट बताना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसका मीनिंग ये है कि अभी भी आप लोग इतने दिन से हम केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा चैप्टर कर रहे हैं, बट वो बात नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों। न्यूमेरिकल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है। एक मुझे और बताना, अच्छा, वी आर गोइंग फ्रॉम ए गैस टू बी गैस, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। सेकेंड इक्विलिब्रियम में वी आर गोइंग फ्रॉम ए डैश गैस टू सी गैस, एंड थर्ड इक्विलिब्रियम में ए डबल डैश गैस चेंज इनटू डी गैस। ये थ्री इक्विलिब्रियम है बच्चों। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K1 10 की पावर माइनस 3 है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2 है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 10 की पावर 5 है। मुझे बताइए बच्चों, विच ऑक्साइड इज मोस्ट स्टेबल, बी गैस, सी गैस और डी गैस। कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है? डी ठीक है। D. वेरी गुड। क्या वो बात बच्चों याद है जो मैंने एक बार कहा था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम फेवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद है बच्चों? Yes, sir. यस सर। हाँ। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अच्छा बताओ बच्चों, जो स्टेबल कंपाउंड होगा उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इजीली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। Easily होना चाहिए। Yes. तो इसलिए अगर K3 की वैल्यू 10 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से काफ़ी ज़्यादा है, यही तो मतलब है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा ज़्यादा होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। तो आंसर क्या है इसका? डी पार्ट, सॉरी डी गैस इज मोर स्टेबल। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि चार गैसेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए और पूछा ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। सो बच्चों स्टार्ट कर दूं फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, या कुछ क्वेश्चन और कराऊं? स्टार्ट कर दूं अमन? ओके ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं। और ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी बहुत प्रैक्टिस से आता है। हम एवरी डे जो है वो आयन इक्विलिब्रियम करेंगे, और 10 से 15 मिनट क्वेश्चन डेली जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के भी करेंगे, जिससे कि आपका जो है रिवीजन होता रहे डेली। ठीक रहेगा ना ऐसा? और आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। जो असाइनमेंट दिया हमने, तो स्टार्ट कर देते हैं आयन इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। आयनिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि बच्चों नेम सजेस्ट कर रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस जरूर इन्वॉल्व होंगे।
एक एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल को समझाने के बाद, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं। देखो, एक चीज बताओ बच्चों मुझे, सभी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। ये एसिटिक एसिड है और ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? टेल मी। एसिड। वीक एसिड। इन जनरल ऑर्गेनिक एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल एसिड होते हैं और जो कंपाउंड नेचर से में बनता है वो स्टेबल होता है। नेचुरल चीज़ें जो होती हैं स्टेबल होती हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते हम लोग? तो अच्छा बताना, जो स्टेबल है, जो स्टेबल है उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज कम होते हैं। तो अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करें, हमने लिख दिया यहाँ पर एक्वस, यहाँ पर एक्वस एक्सेस में है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करें तो ये आयनों में डिसोसिएट होगा बट नॉट कंप्लीटली, पार्शली। CH3 COO माइनस एंड H प्लस आयन, और मैंने इसे लिख दिया एक्वस और यहाँ पर एक्वस। ये चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। एसिटिक एसिड को हमने वाटर में डिजोल्व किया, वी गेट CH3CO माइनस और H प्लस आयन। और सभी बच्चे ये जानते हैं कि एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, राइट? सही बात है बच्चों? यस सर, यस सर। इसका मतलब कि जिस बीकर में या जिस वेसल में ये है उसमें एसिटिक एसिड अनडिसोसिएट भी है और डिसोसिएटेड फॉर्म में भी है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा? इफ हाँ, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, तो इट विल मोर आयोनाइज इनटू दिस। अब मान लो ये इक्विलिब्रियम हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको जितना आयोनाइज होना होगा हो चुका होगा। अब ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी है और डिसोसिएटेड आयंस के फॉर्म में भी है, तो क्या एक फिक्स टेम्परेचर पे ये आयंस बहुत फास्ट तरीके से इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं और ये फिर इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, और इनके बीच में क्या आ सकता है? इक्विलिब्रियम आ सकता है, नहीं आता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम। सो व्हेन, अगर मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स बिटवीन अनडिसोसिएटेड कंपाउंड एंड डिसोसिएटेड आयंस। मैंने क्या बोला इसमें? इन आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन dissociated ions and undissociated compound। एक बात और समझना बच्चों, अगर मैं NaCl को, NaCl एक्वस को, सॉरी NaCl प्लस एक्वस, इसको एक्सेस वाटर में डिजोल्व किया तो क्या मिलेगा हमको? Na प्लस प्लस Cl माइनस। सही बच्चों, क्लियर है इतना? अब मुझे बताइए, NaCl तो ट्रू आयनिक कंपाउंड है और ये कंप्लीटली आयनों में टूट जाएगा, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा? नो सर। नो सर। NaCl कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में ही होंगे।
NaCl तो कम्प्लीटली आयनों में ब्रेक हो गया है, तो ये वापस लौट के नहीं आएगा। और वाटर के अंदर Na+Cl- वापस NaCl नहीं बनाते, वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, तो दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। अब मुझे कोई कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बता दे कि आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए कंपाउंड का कंप्लीट डिसोसिएट होना जरूरी है या पार्शियल डिसोसिएट होना जरूरी है? टेल मी। वेरी गुड। और जल्दी से मुझे कोई एक लाइन रिपीट कर दे कि आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड कंपाउंड। Equilibrium exists between dissociated ion and undissociated compounds. Ionic equilibrium. आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ओके, वेरी गुड। अब हम वापस से आते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। पहले मुझे ये इक्विलिब्रियम डिफाइन करना था, इस वजह से ये हो गया, बट ये इक्विलिब्रियम अमंग आयंस होता है। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताना, जो कंपाउंड आयनों में डिसोसिएट होते हैं इन सुटेबल सॉल्वेंट, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? Electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड, शाबाश, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं। और एक बात इस चैप्टर में और आपको अपने माइंड में रखना है कि जब भी मैं बात करूँगा कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कराना है, तो आप हमेशा समझना कि इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमें केवल एक्वस सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन से सॉल्यूशन पढ़ना है बच्चों? Aqueous. एक्वस में। क्या बच्चों एक चीज बताना मुझे, क्या एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व ना करें तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? No, sir. क्योंकि वो आयनों में डिसोसिएट ही नहीं होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि मेंशन हो चाहे ना मेंशन हो, कंपाउंड को वाटर में ही डिसॉल्व किया गया है। ध्यान रखना, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग एक्वस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसलिए बिफोर स्टार्टिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑल दिस, पहले हमें सीखना है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्योंकि हमें तभी समझ में आएगा कि कौन इक्विलिब्रियम में फॉर्म करेगा, कौन इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए देखो, सब्सटेंस जो है आयंस के बेस पर दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करना है तो बोलेंगे दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन डिसॉल्विंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जिस पर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सके, यस या नो? Yes, sir. हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, कोई एक स्टूडेंट मुझे जल्दी से डिफाइन करे व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स फास्ट। Those substances which can dissociate into ions in aqueous solvent and conduct electricity. ओके, सतीश डन। नेक्स्ट कोई अदर स्टूडेंट जल्दी से। Those substances which dissociate into ions in water and passes electricity. ओके, नेक्स्ट वन मोर स्टूडेंट। परम, यू डिफाइन। परम। Those substances which dissociate when dissolved in suitable solvent and conduct electricity. ओके, परम, यू डिफाइन। परम। जानसी, आप डिफाइन करना बेटा। सर मैं अभी लेट आई थी इसलिए मेरे को पता नहीं है। बेटा लेट क्यों आए आप? सर कहीं बाहर थे इसलिए लेट हो गई। अच्छा, सो दो सब्सटेंस, अभी तक मैंने ये बताया कि सब्सटेंस जो है दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर
एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया सके। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। अब इसमें पहले इसके एग्जाम्पल बताओ मुझे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ सकता है? कोई आप लोग बताओ कोई एग्जाम्पल जो आयनों में टूटता ही ना हो, फास्ट। HCl, यस टेल मी, क्या बोला आपने? sir, CO2, CO2। और अच्छा बताओ, डायमंड टूटता है? CH4, हाँ वेरी गुड, डायमंड टूटता है क्या आयनों में? क्यों बच्चों? no sir, ओके। नो सर। और बेंजीन C6H6 बेंजीन टूटता है? नहीं। no sir, CH4 नहीं नहीं ब्रेक होता है। no sir, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये तो नेम सुने हैं ना आप लोगों ने? yes sir, ये आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। डायमंड इज नॉट अ सॉल्वेंट, ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। जो लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग ना, बेंजीन लिक्विड है, और जैसे CH4 भी मीथेन गैस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट अगर लिक्विड की बात की जाए तो इट इज़ नॉट लिक्विड, इट इज़ गैस। CCl4 लिक्विड है, C6H6 लिक्विड है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, आल्दो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नो प्रॉब्लम। हेप्टेन की बात करें, हेप्टेन का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे क्या होगा हेप्टेन? C7H16। C7H16, वेरी गुड, ये हेप्टेन है। इस तरह BF3 मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं जो आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जो आयनों में डिसोसिएट हो जाए। इसमें क्या क्या आता है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। NaOH को वाटर में डिजोल्व करो बच्चों, क्या वो आयनों में ब्रेक नहीं होगा Na+OH- में? यस सर। yes sir, हाँ। अब इलेक्ट्रोलाइट में फर्दर देखो, इलेक्ट्रोलाइट में फर्दर दो टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? विच डिसोसिएट पार्शली इनटू एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्वेंट। तो मैं इसमें सिर्फ इतना मेंशन करूंगा, विच डिसोसिएट पार्शली, जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? विच डिसोसिएट कंप्लीटली। इनटू सुटेबल सॉल्वेंट। अच्छा, एक बात बच्चों माइंड में रखना अपने, कि कोई कंपाउंड 50% डिसोसिएट भी हो सकता है, 30% डिसोसिएट भी हो सकता है, 60% भी डिसोसिएट हो सकता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि हम दो ही कैटेगरी को समझ सकते हैं। अदर जो डिसोसिएशन मान 30% है, 35% है, ये अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा बच्चों। ओके, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मानते हैं कि जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, यानी 100% डिसोसिएट हो जाए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन अप टू 5%, अप टू 5% मैक्सिमम, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन बिटवीन हमें कुछ माइंड में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेल मी, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करेंगे? स्ट्रॉन्ग electrolyte, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, तो वो कैसे फॉर्म करेंगे इक्विलिब्रियम? दे विल नॉट फॉर्म आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट विच फॉर्म आयनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज
in aqueous solution they exist as ions as well as undissociated molecule. हाँ, कंपाउंड. क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियल डिसोसिएट होता है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ आयंस के फॉर्म में भी होगा और कुछ अनडिसोसिएट होगा, उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें ये पढ़ना पड़ेगा एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या मैंने बताया, वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट. इसमें क्या आ सकता है, वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट, सम सॉल्ट्स. वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे, ऑल दो चैप्टर में कई बार आएंगे. और फिर अभी हमको एसिड बेस की यहाँ पे डेफिनेशन भी है, सॉल्ट की भी है, तो काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए. सो टेल मी वीक एसिड की कुछ एग्जाम्पल बताओ. अच्छा, सभी को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि वीक एसिड का मतलब जो पार्शियल डिसोसिएटेड टू आयंस है. CO3. हाँ, और वीक बेस का मतलब जो पार्शियल, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. इन तीनों में वीक लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, पार्शियल डिसोसिएट हो रहे हैं. पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, एसिड में स्ट्रांग भी होता है, वीक भी होता है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड आ गया. अब इससे वीक एसिड कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं. तो पहली बात तो ऑर्गेनिक एसिड में लिख दूंगा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड में भी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है. तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे कि इसका नाम याद है बच्चों किसी को, इस कंपाउंड का नाम क्या है, Methanoic acid. मेथेनोइक एसिड. ये एंड स्टिंग में होता है ना मेथेनोइक एसिड. इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों. Yes, हाँ, sir. फॉर्मिक एसिड. वेरी गुड, शाबाश, फॉर्मिक एसिड. और वीक एसिड में हमारा एसिटिक एसिड भी आता है. इसे क्या बोलते हैं, विनेगर, राइट. ये आईयूपीसी नेम है, इसका नाम आईयूपीसी नेम होता है एथेनोइक एसिड. एंड ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी वीक एसिड में आता है, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा. ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, राइट. अब देखो इस कंपाउंड का नाम क्या है, HCN. ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको धीरे धीरे, लेकिन बहुत बार रिपीट होगा तो समझ में आ जाएगा. बताइए HCN क्या है. हाइड्रोजन साइनाइड. हाँ, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड लास्ट में IDE होगा. इट इज अ हाइड्रोजन साइनाइड. और ये बच्चों है वीक एसिड. कैसा एसिड है, वीक है. वीक एसिड. कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड है. जनरली इनऑर्गेनिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, बट ये इनऑर्गेनिक एसिड वीक है. कार्बोनिक एसिड है ना इसका नाम, यस या नो. H2CO3 Yes, से sir. कार्बोनिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड. सभी हाइड्रोजन हैलाइड वीक होते हैं एक्सेप्ट HF. HF इज अ वीक एसिड. HNO2, ये HNO2 का नाम पता है किसी को, HNO2 का नेम, Nitrous acid, sir. नाइट्रस एसिड. देखो Nitric acid. इसका जो बिग ब्रदर होता है HNO2 का, दैट इज HNO3. HNO3 का नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड. इन जनरल इक वाले एसिड स्ट्रांग होते हैं इन जनरल, लेकिन कुछ भी इस तरह मतलब नहीं मान चलना है, क्योंकि कभी कभी इक वाले भी वीक हो जाते हैं. तो नाइट्रिक एसिड काफ़ी स्ट्रांग है, और इसी का छोटा भाई जो है HNO2 वो वीक एसिड है, नाइट्रस एसिड. इट इज़ अ नाइट्रस एसिड. लेकिन फास्फोरस के सभी एसिड वीक ही होते हैं, जैसे कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4. ये सभी एसिड जो है वीक एसिड हैं. और मैं आपसे पूछूं कि इनके नेम क्या हैं तो क्या बता पाओगे, Phosphoric acid. किसका फास्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड. नहीं कौन सा फास्फोरस है, तीसरे का. तीसरे का. ये फास्फोरिक एसिड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. दूसरे का बताओ,
phosphorus, फास्फोरस। इसका बताओ, इसका जो बता देगा मैं जान जाऊंगा। phosphorus, ये किसने बता दिया? हाइपोफॉस्फोरस किसने बताया? नहीं नहीं, हाइपोफॉस्फोरस किसने बताया मुझे? पहले बताओ मुझे। खुशी, खुशी, वेरी गुड। आपने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रखा है चीज़ों को। बिल्कुल सही जवाब। देखो, इक के बाद एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना ध्यान से। अगर इक में ऑक्सीजन एक कम हो तो वो अस होता है, और अस में ऑक्सीजन कम हो तो वो हाइपो अस होता है। तो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये सब नोमेनक्लेचर आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी फेस करना पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। तो इसका नाम क्या बताया आप लोगों ने? जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है? phosphoric acid, फास्फोरिक। इसका नाम क्या है? phosphorus, इसका नाम क्या है? hypophosphorus, हाइपोफॉस्फोरस। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ वीक बेस में आते हैं। वीक बेस में बच्चों जैसे कि ऑर्गेनिक बेस। सर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? हाँ, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आऊँगा मैं। ऑर्गेनिक बेस वीक बेस होते हैं। आप किसी एक ऑर्गेनिक बेस का नाम बता सकते हो? NaOH। NaOH जो इनऑर्गेनिक बेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग है। एसिड में तो आप क्या बेटा? सर NH4OH। NH4OH। एसिड में तो आपने बहुत बता दिया कि ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। अगर बेस में आप इतनी बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया NH4OH। अब मुझे एक बताना, NH4OH और कोई दूसरा स्टूडेंट, मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट मुझे ये बता दे कि सर NH3, क्या ये दोनों डिफरेंट है? सर C17H35COO। अभी मैं आपसे बात करता हूँ जिसने जवाब दिया है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि NH4OH और NH3 क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। कैसे डिफरेंट है? सर कंपाउंड अलग है सर। हाँ, एक NH3 तो एसिड है, अब फिर से बताओ, कौन बता रहा है? फिर से बताओ मुझे जरा, कैसे डिफरेंट है NH3 और NH4OH? सर NH3 तो सर अमोनिया है, और सर NH4OH सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। बस इतना ही डिफरेंस है इनमें। एक दिन मैंने, आपका नाम आदित्य यादव है, एक दिन मैंने आदित्य कुआं लिख दिया था, तो क्या आप में डिफरेंस कुछ आ गया था? आपके नेचर में कोई चेंज आ गया था क्या? कोई और स्टूडेंट? NH3 और NH4OH में क्या डिफरेंस है? NH4 contains OH ions but NH3 don't contain OH ions। अच्छा, अमन? सर NH3 में वाटर मिला देंगे तो NH4OH बन जाएगा। बस है तो दोनों की, तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो एक ही हुई ना। बस ये गैस में लिखा हुआ है, ये एक्वस में लिखा हुआ है। तो अगर ये दो एग्जाम्पल अलग नहीं, दोनों एग्जाम्पल एक हैं। NH3 में अगर आप वाटर ऐड कर दो तो यू विल गेट NH4OH। तो NH3 गैस में तो NH3 फॉर्म में रहेगा, वाटर में किस में रहेगा वो? NH4OH के फॉर्म में। सर NH4OH सर एल्कली है। अच्छा, क्योंकि ये OH आयन दे रहा है ना? यस सर, वाटर डिसॉल्व हो रहा है। हाँ, ठीक है भाई। अगर मुझे ऑर्गेनिक बेस में वीक बेस का नेम लिखना होगा तो मैं इन दोनों को एक ही मान के लिखूंगा। ये गैस में लिखा होता है और ये NH4OH एक्वस में है, NH3 से ही आता है। तो ये एक वीक बेस हो गया आपका NH4OH। दूसरा एग्जाम्पल बताओ कोई बेस, वीक बेस का। N2S4। MgNO3। कौन सा? MgNO3? MgOH। MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस होगा ना MgOH? yes sir,
हाँ, और कोई एग्जाम्पल बताओ। बेस में इतना माइंड नहीं काम कर रहा है। ऑर्गेनिक बेस का नाम नहीं बताया आप लोगों ने किसी ने। ऑर्गेनिक बेस, सी ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं? जैसे आपने NH3 बताया होता, NH3 में एक H को हटा करके CH3 लगा दो। CH3 को क्या बोलते हो आप लोग? एल्काइल बोलते हो ना। CH3 का Yes, क्या sir. नाम था? मिथाइल नहीं था? यस और इसमें जोड़ दिया तो बन गया CH3NH2। और एक इसका नाम है मिथाइल अमाइन। NH3 को बोलते हैं अमाइन, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। ये ऑर्गेनिक बेस है। अगर मैं NH3 से 2H हटा के एल्काइल लगा दूं या एक H हटा के C2H5 लगा दूं, C2H5NH2 हो गया, यह भी आपका ऑर्गेनिक अमाइन है। ये सब वीक बेस होते हैं। अगर अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। सेम भी होता है। क्या बेटा? सर सोप नहीं आएगी वीक बेस में? अब फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। सोप नहीं आएगी वीक बेस में? सोप, आप लोग ये सोप का एग्जाम्पल बताते हो। एक सेकेंड, जो ये सोप का एग्जाम्पल बता रहे हो अभी आपको, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अभी आपको वीक और स्ट्रॉन्ग का अच्छे से आइडिया नहीं है। सोप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट उसका एक को सोल्यूशन बेसिक होता है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो मैं आई विल कम टू दैट, वो अभी अलग बात होगी जो आप बोल रहे हो। वो तो सॉल्ट बताने लग रहे हो मुझे। सॉल्ट जो होते हैं वीक एसिड वीक बेस से मिलके बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ये आपके वीक बेस है। यहाँ पर आप प्रोपाइल लगा सकते हो, ब्यूटाइल लगा सकते हो। यहाँ पर 2H कम करके 2 CH3 लगा दो, मान लो CH3NH CH3, ये सब वीक बेस में आएंगे। वैसे इतने एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, बुक में केवल एक ही एग्जाम्पल मेंशन है, बट थोड़ी बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो आपके अमाइन हैं, ऑर्गेनिक अमाइन, जो कि वीक बेस होते हैं। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अमाइन। NH3 का ऑर्गेनिक में नेम होता है अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन। ये 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या बताया मैंने? बताना जरा, रिपीट करना। मिथाइलामाइन मिथाइलामाइन Ethylamine. हाँ, इसका नाम। Ethylamine. मिथाइलामाइन और इसका नाम क्या है? Dimethyl. डाईमिथाइल नहीं, डाईमिथाइल अमाइन। और एक चीज मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कौन है आपका? Benzene. Benzene. सभी लोग इसको बेंजीन की नज़र से ही देखते हो कि कुछ और मानते हो इसको अपना? बेंजीन ही मानते हो। अगर मैं इसके ऊपर NH2 लगा दूं तो ये भी आपका वीक ऑर्गेनिक बेस है। क्या इसका नाम बता सकता है कोई? पाइरिडिन ये किसने बताया? पायरिडिन किसने बताया? ऋषिता किसी तक कुछ ध्यान नहीं आ रहा होगा आपको। पायरिडिन ये होता है नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये है पायरिडिन। ये तो ऑर्गेनिक की बातें हैं, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। इसका नाम ये बेंजीन था और ऊपर क्या लगा दिया? अमाइन। सी NH3 होता है अमोनिया, और बेंजीन प्लस अमाइन तो हो जाएगा बेंजीन अमाइन। इसे मिथाइल अमाइन नहीं था? मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, तो बेंजीन अमाइन। अरे मैं IUPAC नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा इसे ही बस आपसे डिस्कस करने लग रहा हूँ। ये सब चीज़ें अभी नहीं आनी है आपके कोर्स में, मगर बट थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक बेस के बारे में थोड़ा जानने लग जाओ, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। तो ये वीक बेसिस हैं। एनिलीन, इसका कॉमन नेम एनिलीन होता है, बट आप इसको बेंजीन और अमाइन भी बोल सकते हो। तो बेंजीन प्लस अमाइन बेंजीन अमाइन हो जाएगा। So common name बताना दोबारा. एनिलीन। लेकिन ध्यान रखना, जो भी चीज़ बताएं ऐसे नहीं कोई चीज़ आपको पढ़नी ना हो लास्ट तक। 11th में, वो भी 11th में ही सारा कुछ है। बट आयनिक इक्विलिब्रियम में इतने वीक बेस की जरूरत नहीं थी। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है सॉल्ट का। सॉल्ट